मेरा आखिरी सवाल, और फिर मैं सब कुछ बता दूंगी। आई प्रॉमिस। सती ने कहा। एक तो तुम सहाफी लोग, कम ऑन जल्दी पूछो। सैंडी ने बेसब्री से कहा। तुमने मुझे यहाँ बेहोश पाया। मेरा सवाल ये है कि तुम यहाँ किस मकसद से आई थी? किसी अफरियत को मारने? वही अफरियत जिसे मैंने देखा? सती ने उलझन भरे लहजे में कहा। दिलचस्प सवाल। मैं यहाँ क्यों आई थी? मुझे मेरे इदारे ने एक इंतहाई दिलचस्प मगर खतरनाक टास्क देकर भेजा है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि हमारा काम ऐसी म्यूटेंट मखलूकात और उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखना है। गुज़रिश्ता चंद माह से एक अजीब बात वकू पजीर हो रही है, और वो ये है कि बहुत सी म्यूटेंट मॉन्स्टर्स न जाने क्यों इस मतरूक मिलिट्री बेस की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। वो इस जानिब आते हैं और फिर यहाँ लापता हो जाते हैं। हमने अब तक कम अज कम 40 मॉन्स्टर्स को इस बेस की जानिब जाते और यहाँ पहुंचकर लापता होते देखा है। यानी ये इलाका इन मॉन्स्टर्स के लिए एक बरमोदा ट्रायंगल बनकर रह गया है, और मेरे इदारे ने इसी मामले की छानबीन और तहकीकात के लिए मुझे भेजा है। हमारी हाई कमान को ये खौफ है कि कहीं ये सब अफरियत एक जगह इकट्ठे होकर मॉन्स्टर्स की एक फौज न तश्कील दे रहे हों, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। मैं इस मॉम्मे की खोज के लिए यहाँ पहुंची थी कि तुम मुझे बंकर के बाहर बेहोशी की हालत में मिली, और मैं तुम्हें हॉल के अंदर ले आई। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा, हुर्फ बहुर्फ। संदलीन ने तफसीलन बात करते अपनी बात खत्म की। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि अब कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मैं 2 साल से एक टीवी चैनल के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी हैसियत महज एक औसत दर्जे की रिपोर्टर जितनी ही थी, और मैं इस अमर पर बहुत मायूस थी। मुझे अपना कैरियर बनता नहीं दिखाई दे रहा था, और फिर किस्मत ने मुझे एक मौका दिया, बल्कि शायद बदकिस्मती ने। ऐश नामी एक शख्स ने मुझसे ईमेल पर राब्ता किया, और उसने मुझे बताया कि उसके गांव के नज़दीक जंगल में बड़े पैमाने पर मंशियात का कारोबार हो रहा है। उसने बताया कि मंशियात फरोश इस जंगल में वाक़िया एक इंतहाई दूर दराज मतरूक शुदा मिलिट्री बेस में मंशियात लाकर छुपा देते हैं, और फिर वहां से इन मंशियात को पिकअप ट्रक्स पर 5 मुख्तलिफ मुकामात पर 5 खरीदार पार्टियों को पहुंचा दिया जाता है, और वो पार्टीज फिर पूरे मुल्क में ड्रग्स सप्लाई कर देती हैं। जब मैंने उससे पूछा कि वो ये सब कैसे जानता है, तो उसने जवाब दिया कि मैं ही उस पिकअप ट्रक का ड्राइवर हूँ जो मंशियात की खेपों को इस वीरान मिलिट्री बेस से उठाकर इस जंगल के अकनाफ में मुख्तलिफ गाँव में इन मंशियात फरोशों तक पहुँचाता हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि अगर वो खुद ही इस सब में मुलविस है तो मुझे क्यों बता रहा है, तो उसने जवाब दिया, मेरी उम्र 70 बरस के करीब हो चुकी है। जराइम की जिंदगी से उकता चुका हूँ। कुछ अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। तो दूसरी तरफ मंशियात के इतने बड़े नेटवर्क को पकड़वाने के इनाम में मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत मुझे मेरी बाकी की ज़िंदगी हिफाजत भी फराहम करेगी, और 2 वक्त की हक हलाल की रोटी भी। और इस तरह मैं उसके जाल में आ गई और यहाँ आने को तैयार हो गई। और वो मलून शख्स ना जाने कब से कितने बेगुनाह लोगों को अपने जाल में फंसा कर यहाँ लाता रहा होगा, और इन अफरियतों का चारा बनाता रहा होगा। वो खुद भी किसी अफरियत से कम नहीं। मसख शुदा चेहरा और आंखें मुकम्मल जर्द। सती ने तफसीलन बोलते हुए बात खत्म की। वो तुम्हें धोखे से यहाँ ले आया, उसके बाद क्या हुआ? संदलीन ने खिड़की से बाहर सूरज के जवाल के आसार देखते बेचैन लहजे में कहा। वो सती के जवाबात को सुनते हुए अहम अहम पॉइंट्स को टैब पर लिखती जा रही थी। वो ऐश मुझे अपने पिकअप ट्रक में यहाँ तक लाया, और उसने मुझे बताया कि मंशियात के कई टन की खेपों को इस मतरूक मिलिट्री बेस के एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में स्टोर किया जाता है। और ये कहकर वो मुझे इस हैच तक ले गया। उसने हैच को खोला, जहाँ से एक आहानी सीढ़ी नीचे तारीक गहराइयों तक जा रही थी। मैं उसकी रहनुमाई में बंकर की सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो लोहे की सीढ़ी इंतहाई खस्ता हाल लग रही थी, और हर कदम पर मुझे ये खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं वो सीढ़ी टूट ना जाए और मैं इन तारीक गहराइयों में गिरकर अपनी हड्डियां न तोड़वा बैठूं। खुदा खुदा करके 50 फीट की उतराई के बाद हम इस बंकर में पहुंचे, जो अच्छा खासा बड़ा और वसी था। सती ने कहा और खामोश हो गई, जैसे आगे के मनाजिर को अपने जहन में ताज़ा कर रही हो। इस बंकर में तुमने क्या देखा? संदलीन ने टैब पर उंगलियां घुमाते कहा। इस बंकर के वसी और अरीज हाल की दीवारों से बहुत सी सुरंगें आगे को जाती दिखाई दे रही थीं। कम अज कम 20 सुरंगें।
टॉर्च की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि हर सुरंग के दहाने को इंतहाई भारी, मोटी और मजबूत आहनी शीटों की मदद से इंतहाई सख्ती से बंद करने की कोशिश की गई है। गोया हर सुरंग के अंदर कुछ ऐसा मौजूद था जिसे बाहर निकलने रोकने के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। सती ने आंखें मूंद कर कहा, जैसे अपने दिमाग में वो मंजर किसी फिल्म की तरह दोबारा चला रही हो। संदलीन कुछ देर तक टैब पर कुछ टाइप करती रही और फिर अगला सवाल पूछा, तो क्या वो सुरंगें सील बंद थीं? नहीं, सब आहनी शीटें टूट चुकी थीं। सती ने फौरन जवाब दिया, जिस पर संदलीन बुरी तरह से चौंक उठी। क्या उन्हें अंदर से तोड़ा गया था? संदलीन ने पूछा। नहीं, उन सबको बाहर से तोड़ा गया था। ऐश मुझे अपने साथ लेकर उनमें से सबसे बड़ी सुरंग में दाखिल हुआ। सती ने जवाब दिया। आगे बताओ, संदलीन ने कहा। तब तक मुझे किसी गड़बड़ का एहसास न हुआ था और मैं यही समझ रही थी कि शायद मंशियात की खेप को इन सुरंगों के अंदर ही कहीं छुपाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम चंद कदम इस सुरंग में आगे बढ़े तो नीम तारीख में मेरा पैर किसी चीज से टकराया और बेख्तियार मेरी चीख निकल गई। मैंने टॉर्च का रुख नीचे की सिमत किया तो वहां एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। लेकिन सती ने कहा। लेकिन सैंडी ने कहा। लेकिन उसके जबड़े इंसानी जबड़ों की मानिंद नहीं थे। यानी वो जबड़े ऊंचे नीचे नहीं थे, बल्कि किसी चूंटे या भड़ की मानिंद दाएं बाएं थे और उतने ही नोकीले। उसे देखकर मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अभी तक मैं हालात की नज़ाकत को पूरी तरह ना समझ पाई थी कि मेरा पाँव एक और इंसानी ढांचे से टकरा गया और उस ढांचे पर दोनों बाजू एक ही सिम थे। यानी दाएं और बाएं नहीं, बल्कि दोनों बाजू बाएं जानिब थे। ये तुम मुझे जहन्नुम कदे में ले आए हो, और ये सब बाकियात किन की हैं? मैंने चीख कर उससे पूछा, लेकिन फिर से उसने मुझे चंद लम्हा सब्र करने की तलकीन की। अब की मर्तबा मैंने खुद टॉर्च की मदद से सुरंग के फर्श पर निगाह डाली और वहां का मंजर देखकर मेरे वजूद का एक एक खलिया खौफ और दहशत से लरज उठा। पूरी सुरंग ऐसे ही ढांचों और खोपड़ियों से अटी पड़ी थी। एक खोपड़ी पर आंखों के 2 नहीं बल्कि 8 सुराख थे। इस ढांचे की पसलियों पर सामने की सिमत सींगों जैसी नोकीली साख्तें उगी हुई थीं। एक खोपड़ी का मुंह किसी डॉल्फिन की थोतनी की मानिंद आगे को बढ़ा हुआ था और एक ढांचे में बाजुओं और हाथों की जगह तलवार की मानिंद नोकीली साख्तें मौजूद थीं। पूरी सुरंग ही ऐसे ढांचों से अटी पड़ी थी। हर ढांचे और खोपड़ी की रंगत यूं सियाही माइल हो रही थी कि गोया उन्हें आग में जलाया गया हो। सती ने कहा और उसे एक जोरदार उबकाई आ गई, जिसे उसने अपने मुंह पर हाथ जमाकर बमुश्किल रोका। मैं उन म्यूटेंट मॉन्स्टर्स से वाकिफ हूँ, लेकिन संदलीन ने उलझन भरे लहजे में कहा। अब की बार उसने टेप पर भी कुछ ना लिखा था। लेकिन क्या? सती ने कहा। लेकिन उन सबको मारा किसने होगा? संदलीन ने खिड़की से बाहर डूबते सूरज पर निगाह जमाए कहा। शायद इसका जवाब मैं जानती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूरी बात सुनना होगी, सती ने कहा। हरी अप, अंधेरा होने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं, संदलीन ने कहा।